हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारी जो है थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। इसका फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम टेम्परेचर क्या होता है, उसकी मेजरमेंट किस तरीके से या किन यूनिट्स में की जाती है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि क्या है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चीजें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 3 जो है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपके आई बटन पे आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेम्परेचर क्या होता है, तो अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें तो टेम्परेचर किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब देखो यार, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। देखो, जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज छूते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके सामने खाना रखा है या चपाती रखा हुआ है, आप उसको छूते हैं तो आपको गर्म लगता है। ठीक है, या फिर आप आइस को छूते हैं तो आपको ठंडा लगता है। तो कितना कोई चीज गर्म है, कितना कोई चीज ठंडी है, उसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए एक दूसरा एस्पेक्ट और है, और ये एस्पेक्ट कहां से आता है आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वहां से भी एक टेम्परेचर की डेफिनेशन निकल के आती है, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। देखो यार, होता क्या है, मान लो कोई ये आपका मटेरियल है। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनसे वो जो आपका सिस्टम है या वो जो मैटर है वो बना हुआ होगा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स की, तो वो कहीं ना कहीं आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। आपने एक इक्वेशन भी पढ़ी होगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप कैसे दे सकते हो, 3/2 के टी से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो के है, ये क्या होता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपको इसकी डिटेल याद नहीं है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जो होता है आपका। ठीक है, उसका इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक, तो और यहाँ पे ये जो T है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो यार, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि 3/2 भी कांस्टेंट है और आपका K भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये डेफिनेशन बनी कि जो टेम्परेचर होता है आपका वो किसका मेजर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। ठीक है, चलिए यहां पे एक चीज और समझा देता हूं आपको। अगर एक सिस्टम में आप हीट प्रोवाइड कराते हैं, एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो चीज ज्यादा समझाने वाली है ही नहीं आपका। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो, इसकी अभी तक कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा लिमिट हो सकती है कि आपके पास ऐसे डिवाइसेस ना हो जो उतना हाई टेम्परेचर मेजर कर सकें। ठीक है,
वो एक लिमिट हो सकती है, पर थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना भी टेम्परेचर आप अटेन करा सकते हो, पर मिनिमम कितना टेम्परेचर आप अटेन करा सकते हो वो कितना होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो। इसको जीरो केल्विन भी बोला जाता है। ठीक है, अभी ये केल्विन स्केल्स वगैरह आपको आगे समझाऊंगा मैं, पर आपको ये याद रखना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है। भाई जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, और ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल जो कि हो सकता है वो है। ठीक है, और इसमें जो भी आपके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है ना, आपको पता है यार, इनके पास क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक, पर मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे कि हमने जीरो केल्विन टेम्परेचर को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अचीव कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं टेम्परेचर स्केल्स की, या फिर टेम्परेचर किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपने भी पढ़ा होगा यार, मोस्ट कॉमन जो टेम्परेचर की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो फ़ारेनहाइट है, एक सेल्सियस है और एक केल्विन है। ये तीन सबको पता होती है। एक अगर मैं आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, रैंकाइन भी यूनिट होती है एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए, पर वो बहुत कम यूज की जाती है, इसलिए उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सेल्सियस में क्या क्या आपके पॉइंट्स होते हैं, तो उनकी एक तरीके से आपको कंपैरिजन मिलेगा कि फ़ारेनहाइट में अगर एक पॉइंट है तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी, केल्विन में उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है यार, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करना स्टार्ट होता है, वो क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ये सेल्सियस स्केल में बात हो रही है। और बॉइलिंग पॉइंट जहां पे आपका जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट होता है, वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबको पता है। यही दो पॉइंट अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में लेता हूं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, यही चीज अगर मैं केल्विन में याद देखूं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर मेजर करने की जो एसआई यूनिट है वो कौन सी होती है, आपका रैंक केल्विन होती है। ठीक है, ये भी यूनिट है, ये सेल्सियस भी यूनिट है, पर एसआई यूनिट जो होगी वो केल्विन होगी। ठीक है, अच्छा, और आपको अभी मैंने बताया था कि भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर है, जो कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन स्केल में 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको बता रखा है कि अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करूं, जहां पे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी सिस्टम के, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन जो है वो जीरो हो जाएगा, तो केल्विन स्केल में तो वो 0 केल्विन है। ठीक है, सेल्सियस स्केल में वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में बात करूं तो वो कितना है -459.67। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं वो 32 है फ़ारेनहाइट में, 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल में, और 273.15 है केल्विन स्केल में। ठीक, वहीं पे अगर मैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो वो ये दे रखा है आपका, और बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में बात करूं तो ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज आती है कि अगर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना है, ठीक है, मान लो आपको क्या दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें 273.15 ऐड कर दो, तो वो टेम्परेचर आपको किस में मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक, और अगर कोई चीज केल्विन में दे रखी है उसको
सेल्सियस में करना है, ठीक है। तो केल्विन में से अगर आप 273.15 माइनस कर देंगे तो वो किस में मिल जाएगा आपको, डिग्री सेल्सियस। तो एक ये कॉमन फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 273.15 लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, पर अगर ये 273 भी करोगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों के बीच में रिलेशन है, ये अगर आप याद कर लीजिए, कई एंट्रेंसेस में भी पूछा जाता है और ये तो बहुत कॉमन चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किसका कंसेप्ट देता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देता है, जो कि इन टर्म किसका बेसिस है, टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस है। ठीक है, ये याद रखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिलता है आपको, भाई थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मिलता है, जो इन टर्न आपको क्या मदद करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट में मदद करता है। ठीक, तो यहां पे जीरोथ लॉ की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी। ठीक है, मान लो ये बॉडी ए है, ये वाली बॉडी जो है आपकी बी है, और ये बॉडी क्या है, सी है। ए और सी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम को ऐसे समझ सकते हो आप कि जब ये दो बॉडी यानी कि ए और सी बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और सी आपस में कांटेक्ट में रहेंगी तो ना हीट ए से सी में जाएगी, ना सी से ए में आएगी। ठीक है, वैसे ही देखो, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, तो पहली बॉडी तो आपकी ए हो गई, दूसरी बॉडी क्या हो गई, बी हो गई, और तीसरी बॉडी सी हो गई। तो क्या क्या कह रहा है कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो सिंपल लाइन है जो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताती है। ठीक है, तो ये क्या है, इट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट है या जीरोथ लॉ जो है वो एक टेम्परेचर मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है उसका बेसिस बनती है। कैसे बेसिस बनती है वो इस लाइन में आप समझेंगे कि अगर मैं ये थर्ड बॉडी को आपका क्या कर दूं, थर्मोमीटर से रिप्लेस कर दूं। थर्मोमीटर आपको पता है यार, वो डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जीरोथ लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी आपका, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, एक, ठीक है, और सी क्या है आपका, थर्मोमीटर है। ठीक है, सी आपका क्या है, थर्मोमीटर है। तो ए और सी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए का टेम्परेचर है वही क्या है आपका, बी का टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये किसने दी थी, आपका आर.एच. फाउलर ने दी थी 1931 में। ठीक है, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी आ चुकी थी, पर फिर जरूरत लगी एक और बेसिक लॉ की जो कि और लॉ से नहीं आती है, इसलिए हमने ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया। ठीक, यहाँ पे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये भाई एक आपकी बॉडी है जो कि थर्मोमीटर है। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी 2 के साथ और बॉडी 3 के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सेम टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, कि किस प्रकार आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता है भाई, टेम्परेचर जो है वो किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जनरली आप डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं
जो कि टेम्परेचर के बदलने के साथ बदलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी या फिर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं जो कि टेम्परेचर बदलने के साथ बदलती है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी या फिर थर्मोमेट्रिक वेरिएबल। यानी कि जो प्रॉपर्टी हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए काम में ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी या फिर थर्मोमेट्रिक वेरिएबल। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी हम टेम्परेचर में मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी भी हो सकती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है वो। ठीक है, कोई इक्वेशन के द्वारा आप उसके बीच का रिलेशन बना सकते हैं और उस तरीके से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ थर्मोमीटर्स हैं और उनमें किस तरीके की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करी जाती है उसके बारे में एक टेबल दे रखी है। कई बार कुछ एंट्रेंसेस में पूछ लेता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है जैसे आपका, उसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको करेक्ट चुनना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। ठीक है, तो उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, आपकी प्रेशर है। कैसे, एक छोटे से डेरिवेशन टाइप छोटा सा देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपने भाई आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम आर टी होता है। ठीक है, जहां पे पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, वी क्या है आपका, वॉल्यूम है। एम यहाँ पे क्या है, मास है। आर आपका गैस कांस्टेंट है। एक चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आर बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, ये क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हो, जो भी जिस भी गैस का आप गैस कांस्टेंट निकालना चाहते हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हो, तो आपको क्या मिलता है, गैस कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन में आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और टी क्या है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर है। अगर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में चाहिए तो वो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। तो ये भी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है और ये भी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक, तो चलो अभी मैं इसकी बात करता हूं, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा थर्मोमीटर कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, पीवी इज इक्वल टू एम आर बाय वी इंटू में टी। सॉरी, ये v तो इधर आ गया ना। ठीक, अब मास कांस्टेंट है, r जो है वो गैस के लिए कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपने बोल दिया कांस्टेंट है। तो यहां से क्या पता चल गया कि भाई जो आपका टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा, और इस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अगर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो वहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है तो वहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम है। बहुत सिंपल है यार, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एम आर टी है। ठीक है, एम आर टी। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आर बाई पी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटू में टी। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है यहाँ पे किस पे वेरी कर रहा है, वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है। वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर आपका चेंज होगा। ठीक, तो उस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। ठीक,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसमें क्या है, आप रेजिस्टेंस को मेजर करते हो, ठीक। थर्मोकपल है, वहां पे ईएमएफ जो जनरेट होती है उसको मेजर करते हो। मरकरी ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है या फिर जो लेंथ बढ़ रही है आपका, उससे आप क्या करते हो, मेजर करते हो, ठीक। तो अगले लेक्चर में क्या करूंगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में कैसे आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर मेजर करता है, कैसे थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता था बिफोर 1954। तो 1954 में भाई ये तो आपको पता है कि आपको कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेनी है, उसके रेफरेंस के हिसाब से हम चीजें देखेंगे, ठीक। तो 1954 से पहले क्या करते थे, हम टू रेफरेंस पॉइंट्स चुन लेते थे, ठीक है। और जनरली वो पॉइंट कौन से होते थे, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ये दो रेफरेंस पॉइंट ले लेते थे हम कि आइस पॉइंट पे आपका प्रेशर की वैल्यू क्या है मान लो, ठीक। और जो आपका स्टीम पॉइंट है उस पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, उससे आप किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे टेम्परेचर की वैल्यू नाप सकते थे। कैसे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूं। मान लो कोई एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे x, ठीक है। उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ किस तरीके से दे रखा है मैंने, T इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर a और b की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे टेम्परेचर और इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि अगर मैं आइस पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेता हूं तो वो तो मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उस पे जो मेरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो मैंने मेजर कर ली, वो कितनी आई आपकी एक्स आई आई, ये क्या है आपका एक्स रखो बस, ठीक है। ये चीज समझ में आई भाई, इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब मुझे कुछ आपके पॉइंट्स कंफर्म पता है कि अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेता हूं तो वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है यानी x की वैल्यू कितनी होती है, xi, ये मुझे पता है, ठीक। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो टेम्परेचर कितना हो गया आपका, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, xi तो 0 डिग्री पे आपका x की जो भी वैल्यू है वो xi हो गई, प्लस b, तो यहां से आपको b की वैल्यू पता चल गई कितनी, माइनस ए एक्स आई, ये आपकी b की वैल्यू पता चल गई, ठीक। ये देख सकते हो आप b की वैल्यू, ठीक। दूसरा जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया वो क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मुझे पता है यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। उस पे जो x की वैल्यू है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू वो कितनी है, एक्स एस मान लेता हूं मैं, ठीक। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 इज इक्वल टू ए एक्स एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आपको यहां पे मिला, ठीक है। अब b की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाली थी, वो ये थी, तो इसको पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू ए एक्स एस माइनस ए एक्स आई। अब यहां पे अगर मैं a को कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स एस माइनस एक्स आई, ठीक, ये मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहां पे, 100 डिवाइडेड बाय एक्स एस माइनस एक्स आई। तो मुझे एक या a जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मिल गई किसकी टर्म्स में, जो प्रॉपर्टीज मुझे पता है उनकी टर्म्स में मिल गई, ठीक है।
बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी भाई, माइनस, अब ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 एक्सएस माइनस एक्स आई, और इनटू में ये एक्स आई और है तो ये एक्स आई और आ गया, तो ये क्या हो गई आपकी बी की वैल्यू हो गई। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ए और बी की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो देखते हैं हम। देखो T इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, पहले तो A है, A क्या है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय एक्स एस माइनस एक्स आई, ठीक, प्लस B क्या है यहाँ पे आपका -100 डिवाइडेड बाय एक्स एस माइनस एक्स आई इंटू में एक्स आई। ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गई। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यहां से देखो मैं क्या करता हूं, 100 को कॉमन निकाल लेता हूं। अच्छा ये चीज रह गई ना आपकी, t इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो पुट कर दी, x तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ax था तो a की वैल्यू तो पुट कर दी, यहाँ पे x और आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो फाइनल इक्वेशन t इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 100 कॉमन आ गया, नीचे एक्स एस माइनस एक्स आई कॉमन आ गया और ब्रैकेट में x माइनस एक्स आई आ गया। अब यहां पे देखो यार, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू x पे मैं क्या कर सकता हूं, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, एक्सेस और एक्सआई तो मुझे पता ही है यहाँ पे, बस जिस भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पे मैं कोई भी टेम्परेचर निकाल सकता हूं अपना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका क्या था आपका, 1954 से पहले के मेजरमेंट का तरीका था। ठीक है, अब ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो कोई भी हो सकती है, आपका प्रेशर हो सकती है या कोई भी और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपका हो सकती है। ठीक, चलिए अब 1954 के बाद क्या किया गया, अब हमने दो रेफरेंस पॉइंट का चक्कर ही खत्म कर दिया, अब हमने एक सिंगल फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट लिया, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लिया जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स्ड, और उसके लिए हमने क्या चुना आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को चुना। ठीक है, उसको क्या चुना हमने, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का अगर बेसिक बताऊं तो वो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक ऐसी फेज हो गई जहां, सॉरी, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होता है, तीनों फेजेस ऑफ वाटर यानी कि आइस, वाटर और स्टीम, ये तीनों फेजेस जो हैं एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो ये टेम्परेचर दे रखा है आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस कह लो, या फिर 273.16 केल्विन कह लो, या फिर 32.01 फ़ारेनहाइट कह लो, ये आपके टेम्परेचर हैं किसके, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के। और अगर प्रेशर की बात करें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे प्रेशर कितना होता है, तो वो कितना होता है 611.2 पास्कल, या फिर अगर mmHg में चाहिए आपको तो 4.58 mmHg प्रेशर होता है। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमेशा ही यही रहेंगी, ये चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, अब मान लो किस तरीके से आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का यूज करते हैं तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है भाई, मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है आपका, ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ये तो आपको पता ही है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम आर वी, ये चीजें तो कांस्टेंट हो गई, ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, और तो वो लिख दिया मैंने के पी। ठीक, अब अगर मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे टेम्परेचर की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है, उसको क्या मान लिया मैंने, ये टी टीपी मान लिया, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ठीक,
और उसके केस में जो प्रेशर की वैल्यू है वो भी फिक्स होती है। वो क्या मान ली मैंने, पीटीपी मान लिया, यानी कि प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक, इन दोनों चीजों को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टी टीपी इज इक्वल टू के टाइम्स पी टीपी। ठीक है, यही मिलेगा भाई, इक्वेशन ये है। तो मैंने अगर ट्रिपल पॉइंट पे की वैल्यूज पुट कर दी तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। ठीक, यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई जो कांस्टेंट है, वो क्या हो गया आपका, टी टीपी डिवाइडेड बाय पी टीपी। ठीक है, ये भी वैल्यू आपको पता है, ये भी वैल्यू आपको पता है, तो आपको k की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, और इस इक्वेशन में k की वैल्यू ही आपको नहीं पता थी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, टी टीपी डिवाइडेड बाय पी टीपी इंटू पी। ठीक है, अब आप किसी भी प्रेशर की वैल्यू पे, क्योंकि देखो यार आपको ये वैल्यू तो पता ही है, ये भी आपको पता है, कोई भी प्रेशर की वैल्यू पे आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपने जो मेजरमेंट हैं, मेजरमेंट के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको हमने डेवलप किया और चेंज किया। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है या कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज आपको इसमें लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या कोई किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेरी, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।